हेलो फ्रेंड। आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 109 आर्ट्स एंड एस्थेटिक में कला शिक्षण के उद्देश्य के बारे में डिस्कस करूंगी। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को कला का अर्थ बताया था कि कला क्या होती है, और आज मैं कला शिक्षण के उद्देश्य के बारे में बताऊंगी। तो हर शिक्षा का, हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसी तरीके से कला शिक्षण का भी उद्देश्य होता है, क्योंकि हमारे पास हर तरह का बच्चा होता है। कुछ बच्चे बहुत ही मेधावी होते हैं, कुछ बहुत संवेदनशील होते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं। लेकिन ऐसा बच्चा कोई नहीं होता है जिसमें कोई ना कोई कैपेसिटी ना हो। कोई भी बालक आपको बिल्कुल ज़ीरो, शून्य नहीं मिलेगा, बल्कि बालक में कोई ना कोई गुण अवश्य ही होते हैं। चाहे वो जिसे हम बोलते हैं कि इस बच्चे की आईक्यू बहुत कम है, उस बच्चे में भी कोई ना कोई गुण अवश्य ही होता है। उस बच्चे को भी हम शून्य में नहीं रख सकते। तो इसी तरीके से हमारी कला शिक्षण का जो उद्देश्य है वो भी बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, यहाँ तक कि बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। इसके कुछ उद्देश्य हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि बालक का शारीरिक विकास करना, और संरचनात्मक कार्यों से बालक का शारीरिक विकास होता है। बालक के विकास के प्रत्येक स्तर पर संरचनात्मक क्रियाएं होती हैं। चाहे बालक किसी भी लेवल पर हो, वो संरचनात्मक क्रियाएं अवश्य करता है। फिजिकल जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो ज़रूर करता है। अगर बच्चा छोटा है तो भी वो कुछ ना कुछ करता है। ऐसे ही हर लेवल पे, जैसे बालक को अगर कोई कागज़ पकड़ रहा है तो उस कागज़ को पकड़ेगा, उसे फाड़ेगा, उसे कुछ ना कुछ करता है। कहने का मतलब कि वो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अवश्य ही करता रहता है। तो ये जो शारीरिक विकास है वो हर स्तर पर होता है, और बालक हर स्तर पर कोई ना कोई शारीरिक विकास बालक के अंदर होता है। सेकंड है मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अनुभवों को ग्रहण करते समय बालक को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जब व्यक्ति के सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं तो वो उन समस्याओं का समाधान भी करने की कोशिश करता है, और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए वह चिंतन करता है और सावधानीपूर्वक उसकी योजना बनाता है, और योजना बनाकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, तथा वह डिफरेंट टाइप के वह निर्णय भी लेता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम किसी पेंटिंग को बना रहे हैं, कोई ड्राइंग कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि अब हम इसमें क्या चीज़ करें, इसको किस तरीके से करें। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि वो मेंटल डेवलपमेंट उसका होता है। वो सोचता है और उसमें कुछ नया करने का, और अपनी मानसिक क्षमताओं को उसमें पूरी तरीके से फॉलो करता है, और उसके अनुरूप ही वो पेंटिंग में एक नया रूप निकालता है। थर्ड है हमारा एस्थेटिक डेवलपमेंट, सौंदर्यात्मक विकास। तो कला के द्वारा होने वाले शारीरिक और मानसिक विकास को तो हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन सौंदर्यात्मक विकास का मेज़र करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो अपने अनुभवों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, है ना, या उसको प्रशंसा और आनंद जैसी चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं, और उसमें कुछ अपने कितना अच्छा उन चीज़ों को कर सकता है, या कितना उसे रुचिकर कर सकता है, या किसको उसको कितनी कलात्मक तरीके से प्रस्तुत कर सकता है, ये चीज़ व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तो उसको किस तरीके से उसको निखार कर सामने लाए, किस तरीके से उसको क्रिएटिव रूप में बाहर लेकर आए, वो चीज़ होना बच्चे में आवश्यक होता है। अगला है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट में क्या है कि बच्चे का मोरल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को जिस तरीके से बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट ज़रूरी है, उसी तरीके से बच्चे का मोरल डेवलपमेंट भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे को सही और गलत का ध्यान होना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि जो चीज़ों को मैं कर रहा हूँ, क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही वो उन कार्यों को अगर करता है तो निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करता है। नेक्स्ट है हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट।
आध्यात्मिक विकास। तो भारतीय विद्वानों ने कला को ईश्वरीय कला की प्रतिकृति कहा है, जो कला के ब्रह्मा से स्थापित होने वाले संबंध को प्रकट करता है। और जब कलाकार स्वयं में केंद्रित न रहकर ईश्वर की रचना से आनंदित होता है और उस रचना का अनुकरण करता है, तो उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। और इसी को हम आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा कहते हैं। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हम उस आत्मा और परमात्मा का अनुभव करते हैं और उसको हम अपने जीवन में, अपने शब्दों में, अपने विचारों में उतारने की कोशिश करते हैं। वो हमारा क्या होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन, रचनात्मक कल्पना का विकास। कि इसमें क्या होता है कि बालक किसी कार्य को करने में किस तरीके से अपने अनुभवों को उसमें व्यक्त कर रहा है, किस तरीके से उसमें कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, कुछ यूनिक करने की कोशिश कर रहा है, और किस इस तरह से उसमें अपने नए मूल्यों को उसमें शामिल करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि वो एक अलग ही एक अनोखी चीज़ हमारे सामने प्रस्तुत कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो जो भी क्रिएटिविटी कर रहा है उसमें वो इमेजिनेशन करे और इस इमेजिनेशन के द्वारा एक अनोखी चीज़ प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, समस्या समाधान की कुशलता का विकास। तो ये तो एक नेचुरली चीज़ है कि अगर व्यक्ति है तो समस्याएं भी होना आवश्यक है। कोई ना कोई समस्याएं अवश्य होती हैं और हम उन समस्याओं का समाधान भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये समस्याएं हर व्यक्ति के सामने उपस्थित होती हैं और उन समस्याओं का समाधान हम किस तरीके से कर सकें, ये इसको हम कहेंगे कि अगर अब व्यक्ति अपनी उन समस्याओं का समाधान अच्छे से कर लेता है तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति कहा जाता है। और अगर वो समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है और उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, तो यहाँ पर उसके अंदर कोई ना कोई तनाव की चीज़ उत्पन्न होने लगती है। और समस्याएं हर व्यक्ति के सामने आती हैं और समस्याओं का समाधान करने में हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की ज़रूरत होती है। जब तक हम अपने व्यवहारों में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, आर्थिक कुशलता का विकास। तो जिस तरीके से व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उनका रचनात्मक विकास होता है, ऐसे ही व्यक्ति का आर्थिक विकास भी होता है। और व्यक्ति अपनी व्यापारिक और व्यावसायिक कलाएं और जो आर्थिक क्षमताएं होती हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखता है और वो किसी कार्य को करने की कोशिश करता है और उस चीज़ में निपुणता हासिल कर आर्थिक उन्नति के अवसर प्राप्त करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस, कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को हम करने के लिए प्रयास रहे हैं तो उसमें हमारे स्वयं के अनुभव बहुत मायने रखते हैं। यदि व्यक्ति अपने सेल्फ एक्सपीरियंस को इसमें शामिल करता है और अपने अनुभवों के आधार पर अगर उन चीज़ों को करता है तो उसे अवश्य ही उस चीज़ में प्रोग्रेस मिलती है। और अगर इसमें वो इन चीज़ों को शामिल नहीं करता है, क्योंकि मेन चीज़ मायने यही रखती है कि आप उन चीज़ों को किस तरीके से अपने अनुभवों के आधार पर कर सकते हैं। तो इसमें सेल्फ एक्सपीरियंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, कि कोई चीज़ करने के लिए हम कितना क्रिएटिव होकर कार्य करें, कितने हम रचनात्मक होकर कार्य करें, कितना हम उसमें अपने कुछ विचारों को रख सकें, है ना। तो ये क्या होता है कि जितना ही ज़्यादा हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, जितना ही हम अपने विचारों को उसमें रखने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ें उतनी ही क्रिएटिव रूप में सामने आएंगी। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज,
किसी भी कार्य को करने के लिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपको उस चीज़ की नॉलेज है, उस बारे में अगर ज्ञान है, तो आप उन चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। और यदि आपको उन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं है, तो आपको उन कार्यों को करने में कठिनाई होगी। तो किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए। हमें उसकी प्लानिंग करनी चाहिए, हमें उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। और जब हमें उन चीज़ों के बारे में पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो हम उन चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल राउंडर डेवलपमेंट। कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, कला शिक्षण का जो उद्देश्य है, वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, उसका ऑल राउंडर डेवलपमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी एक चीज़ पर फोकस करना है, बल्कि उसके फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली सारी ही तरीके से हमें उसका विकास करना होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। किसी भी चीज़ को करने में कला एक ऐसी अभिव्यक्ति है और जिसे करने के लिए आपके सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत मायने रखते हैं। आप उन चीज़ों को पहले उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में चिंतन करिए और उसके बाद उन चीज़ों को अपने भावों को उस कला के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें एकदम निखर कर सामने आती हैं। तो कला को प्रस्तुत करने में व्यक्ति के सेल्फ एक्सप्रेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। एंड लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन। कोई भी कार्य करने के लिए हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। हो सकता है बहुत सारी समस्याएं होती हैं और कभी कभी कुछ ऐसी भी समस्याएं होती हैं जिनका सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाता है। तो उस कार्य को करने के लिए हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे को की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए और कोऑपरेट करते हुए ही हमें उन चीज़ों को सामने करना चाहिए। अगर जब आवश्यकता पड़ती है तो हमें उसका गाइडेंस करना चाहिए, हमें उसकी काउंसलिंग करना चाहिए, उसको कोऑपरेट करना चाहिए। तो आज मैंने आप लोगों को शिक्षा के कला शिक्षण के उद्देश्य के बारे में यहाँ पर विस्तारपूर्वक समझाया है। थैंक यू।